और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे नरेंद्र नगर पहुंचेंगे और मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो वहीं उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। मध्य क्षेत्र की बैठक कल नरेंद्रनगर में होनी है और अपने यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसमें उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बैठक होनी है और 4 राज्य इसमें सम्मिलित रहते हैं। हमारा उत्तराखंड मेजबान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को इसमें अनुरोध किया गया है। और देहरादून में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम योगी 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल ही सीएम योगी देहरादून पहुंच गए थे। आज सीएम योगी नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी आज शाम को केदारनाथ भी जाएंगे। 8 अक्टूबर को सीएम योगी बद्रीनाथ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बद्री विशाल के दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री का दौरा है। कल शाम को ही देहरादून पहुंच गए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। आज एक बैठक भी होने वाली है और उस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और शाम तक केदारनाथ जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, आज बैठक होने वाली है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे और अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी इस बैठक में? देखिए, 11:15 बजे से ये एक मीटिंग शुरू होगी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इसमें होंगे। तो उत्तर प्रदेश की ओर से आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल ही यहाँ पर पहुँच चुके थे अपने अधिकारियों की टीम के साथ साथ। इसके अलावा सेंटर के ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी 2 कैबिनेट मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। चूंकि ये चुनावी राज्य हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें प्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात की संभावना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़ेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल ये मीटिंग होती है। पिछले साल भोपाल में ये मीटिंग हुई थी। इसमें जो 4 राज्य हैं, जो उनके आपस के जो मुद्दे होते हैं राज्यों के, उनको इस मीटिंग में रखा जा सकता है और खासकर राज्यों के लिए एक बड़ा अवसर होता है जब वो केंद्र के सामने अपनी जो डिमांड्स हैं, जो उनके लंबित प्रोजेक्ट्स हैं, जो लंबित समस्याएं हैं, उनको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, सेंटर के सामने रख सकते हैं। उत्तराखंड के लिए ये मौका विशेष तौर भी खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की बहुत सारी डिमांड्स हैं जो अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। खासकर दून वैली नोटिफिकेशन जो कई सालों से यहाँ पर चलता आ रहा है और इसके चलते दून घाटी में यहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, खासकर रेड कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हैं, उनको यहाँ पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। तो उत्तराखंड सरकार लंबे समय से डिमांड कर रही है, उत्तराखंड सरकार की मांग रही है कि जो दून वैली नोटिफिकेशन है उसका अब वो परिस्थितियाँ अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सालों पहले ये नोटिफिकेशन हुआ था, तो सरकार चाहती है कि इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए ताकि अपने जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ा सके। तो ये उत्तराखंड की ओर से एक बड़ी डिमांड इस मीटिंग में रखी जाएगी। इसके साथ साथ चारों राज्य
चारों राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे से शेयर करेंगे कि उनके राज्य में कौन से अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं, कौन से जो अच्छी प्रैक्टिसेस सुनील, हैं इनमें जो वो दो चल रही हैं, राज्य तो हैं, राज्य खासतौर इसमें पर अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात की जाए, चुनावी साल है, बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जो आज डिस्कस कर सकते हैं इस बैठक में, क्योंकि सारे राज्य यहां पर होंगे अपने अपने तरीके से, लेकिन 18 बिंदुओं की बात हो रही है। उन 18 बिंदुओं में कुछ बिंदुओं को तो आपने बताया, लेकिन और कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो कि इस बैठक में डिस्कस की जाएगी? देखिए, ये बैठक का एक एजेंडा होता है और खासकर मैंने जिस तरह से कहा कि पिछली जो मीटिंग हुई थी वो भोपाल में हुई थी। बैठक का जो पहला एजेंडा होगा, जो पहला बिंदु होगा, भोपाल की जो मीटिंग थी उसमें जिन जिन एजेंडा पे चर्चा हुई थी, जो वहाँ पर प्रोमिसेस किए गए थे कि हम आगे इस कार्य पे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका फॉलोअप आज की मीटिंग में किया जाएगा कि भोपाल की मीटिंग में जो जो तय हुआ था उस पर कितना काम हुआ, कहाँ पर लंबित है। इन मसलों पर इस मीटिंग में बातचीत होने वाली है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि ये जो मीटिंग हो रही है, इससे पहले चारों राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, एक कमेटी होती है, वो पहले इन 18 के 18 बिंदुओं पर अपनी चर्चा कर चुकी है, मंथन कर चुकी है और उनके द्वारा ये पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं जिन 18 बिंदुओं पर आज चर्चा होने वाली है। उसमें एक मिलेट्स का भी एक मसला रहेगा। खासकर उत्तराखंड की ओर से ये मिलेट्स का पॉइंट उठाया गया है कि इसको खासकर चारों राज्यों में, और सरकार चाहती है कि इसको देश भर में मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए मोटा अनाज को जो मिड डे मील है उसमें शामिल किया जाए। इसी तरह से एमपी और छत्तीसगढ़ के भी अपने दोनों राज्यों के बीच के कुछ निजी मसले होंगे। यूपी और उत्तराखंड के बीच के भी बहुत सारे मसले हैं, खासकर सड़कों का मसला है, वो इस मीटिंग में शेयर किए जाएंगे। चलिए, ठीक है, इस बैठक पर हमारी नजर रहेगी। सुनील, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे नरेंद्रनगर पहुंचेंगे। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्रनगर में मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे और सीएम योगी देर शाम केदारनाथ के दर्शन करेंगे और रात में सीएम योगी केदारनाथ में ही रहेंगे। उसके बाद में कल बद्रीनाथ पहुंचने का भी कार्यक्रम है सीएम का, जिसके बाद में वापस लौटेंगे यूपी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में मौजूद है। कल शाम को ही उत्तराखंड पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज केदारनाथ के दर्शन करेंगे, रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे और उसके बाद में कल बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। बद्रीनाथ पहुंचकर मत्था टेकेंगे। तो आज का तो केदारनाथ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, लेकिन कल 8 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 9:25 पर सीएम योगी आदित्यनाथ बद्री केदार धाम के भी दर्शन पूजन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले प्रशासन और बीकेटीसी तैयारी में जुटा हुआ है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए जाएंगे। इस दौरान मंदिर परिसर के जो आसपास के सभी दुकान है उसे हटा दिया गया है ताकि योगी के दौरे के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। करीब करीब शाम के वक्त में 3:45 का मुख्यमंत्री का 3:35 पर केदारनाथ पहुंचेंगे, लेकिन कल की बात हम कर रहे हैं। बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे का कार्यक्रम उनका है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, पुख्ता कर लिए गए हैं। जो दुकान वहां पर रास्ते में पड़ते हैं, सुरक्षा के लिहाज से उनको हटा दिया जाएगा ताकि किसी तरह की समस्या दौरे के मुख्यमंत्री के दौरान ना हो। अब खबर देहरादून से है, जहां पर धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सिडकुल में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और एक अधिकारी को पद से हटा दिया गया है। इन सभी पर करप्शन का आरोप था और सब्सिडी के मामले में उद्योगपतियों से गलत व्यवहार करने का भी आरोप था, जिसके बाद में लेखाकार परविंदर सिंह को सस्पेंड किया गया। साथ ही जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर को भी निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा फाइनेंस कंट्रोलर मनीष कुमार को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि मनीष कुमार के खिलाफ में एक्शन के लिए पत्र भी भेजा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया।
इसके बाद सीएम धामी बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद पर हमारी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 500 से ज्यादा अवैध मजारों को हटाया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लोगों को डरा कर, लालच देकर जबरन धर्मांतरण का खेल भी चल रहा था, लेकिन हमने सख्त कानून बनाया है और बहुत हद तक इस पूरे मामले पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इस भूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए भाइयों बहनों हमने यहाँ पर जो लैंड जिहाद चल रहा था उस लैंड जिहाद को रोकने का भी काम किया है। और 500 से भी अधिक ऐसी मजारें जिनका नीचे कोई अवशेष नहीं मिला, कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन मजारें खड़ी कर दी गई थी। अनेकों ऐसे लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को लगातार उनका मतांतरण करवाया जा रहा था। भाइयों बहनों, इस मतांतरण को रोकने के लिए भी हमने पूरे देश का सबसे सख्त कानून बनाया है और 10 साल तक की सजा का इसमें हमने प्रावधान किया है, बिना जिलाधिकारी के अनुमति के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 अक्टूबर के बीच में कुमाऊं दौरे पर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत जा सकते हैं। साथ ही उनका पिथौरागढ़ में भी जनसभा का कार्यक्रम है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरे से पहले बड़ा बयान दिया। तैयारियों के सिलसिले में हल्द्वानी पहुंचे गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री कुमाऊं को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं और ये तोहफा टनकपुर बागेश्वर जैसी बहुप्रतीक्षित रेल लाइन का भी हो सकता है। लंबे समय से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की मांग होती रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर देके जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा ही देकर जाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। शीघ्र ही जो बागेश्वर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कर्णप्रयाग तक ट्रेन वहां लगभग पहुंचने वाली है, टनल बन गई है। इसी का सिर्फ बागेश्वर भी ट्रेन पहुंचेगी और क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर पिथौरागढ़ शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिस रूट पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां पर पहाड़ की संस्कृति पर हर तरफ नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पिथौरागढ़ पूरी तरह से तैयार है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पीएम का 6.5 किलोमीटर का काफिला गुजरना है। इस रूट को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि जैसे पूरे पहाड़ की संस्कृति यहाँ की दीवारों पर उतर आई। हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया भूत हो या एप्पल कला से रंगी दीवारें या फिर पिछोड़ा पहने पहाड़ी महिला का चित्र हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लखिया भूत हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट डाला है, वहाँ पे एपन कला का डाला है और जगह जगह पे नारायण आश्रम, कैलाश आश्रम और कैलाश पर्वत, ओम पर्वत वगैरह हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल, हमने अपना पूरा एरिया यहाँ पे दिखाया हुआ है। पीएम के रूट को जहाँ स्थानीय संस्कृति से सराबोर किया गया है तो वहीं आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली और नारायण आश्रम की आकृतियां भी इस रूट पर बनाई गई। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्लोगन भी दीवारों पर 4 चांद लगा रहे हैं। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन से भी दीवारें पटी हुई हैं। पहाड़ी संस्कृति से पीएम नरेंद्र मोदी को 100% रूबरू कराने के लिए छलिया नृत्य और दमाऊ को भी चित्रों में उकेरा गया है। हम लोग नैनी शनि हाई पट्टी से लेके स्टेडियम तक की जितनी भी दीवारें हैं सब में उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित चित्र बना रहे हैं और स्लोगन लिख रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री देखें और पिथौरागढ़ के लिए कुछ सोचें। और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस आगमन से। पीएम नरेंद्र मोदी के रूट को दुल्हन की तरह सजाने के लिए प्रदेश भर से कलाकारों को बुलाया गया है। इन कलाकारों की मेहनत का ही नतीजा है कि जिन दीवारों को कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, वहां से अब लोगों की नजरें हट नहीं रही हैं। उम्मीद है कि जब पीएम मोदी इन कलाकारों की मेहनत को अपनी आंखों से देखेंगे तो वो भी तारीफ जरूर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पैसों के विवाद में हत्या की गई है। ई रिक्शा ड्राइवर ने राजमिस्त्री के पेट में चाकू घोंप दिया और अस्पताल ले जाने के दौरान में 45 साल के राजमिस्त्री भूरा की मौत हो गई है। बहादुराबाद के बैरियर नंबर 6 की ये घटना है, जिसमें पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। मौके की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरे हादसे के बाद में, घटना के बाद में हड़कंप जैसी स्थिति देखी गई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर बिरही के पास यह हादसा हुआ। यहां पर टेम्पो ट्रैवलर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मरने वाले 3 में से 2 पुलिस के जवान हैं और दोनों चमोली पुलिस लाइन में तैनात थे, जबकि तीसरा शख्स भी चमोली का ही रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार टेम्पो ट्रैवलर को ओवरटेक कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें तीनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की गवाही केस में सबसे ज्यादा अहम बन चुकी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान में शुक्रवार को फिर अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से बचाव पक्ष की ओर से तीखे सवाल पूछे गए। करीब 7 घंटे तक चली गवाही के दौरान में बचाव पक्ष ने कोर्ट में अंकिता और पुष्पदीप के बीच में व्हाट्सएप चैट पर सवाल पूछे। वनंतरा रिजॉर्ट में आने से लेकर अंकिता की मौत वाले दिन तक दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, इस पर भी बचाव पक्ष फोकस कर रहा है और इस बात को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता रिजॉर्ट में आने से पहले से डिप्रेशन में थी। तो वहीं मामले में आज सुबह फिर से पुष्पदीप को कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की जो गवाही है वो दिलचस्प रूप लेती जा रही है। आज दूसरा दिन था जब पुष्पदीप की गवाही कोर्ट में की गई। अपर जिला जज की अदालत में पुष्पदीप की गवाही की गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो लगातार पुष्पदीप और अंकिता के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कुछ उनके बीच में बातचीत हुई है। पर्सनल चैट्स को भी कोर्ट में लाया जा रहा है और ये बताने की मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मंडल लेवल के अफसर पौड़ी में बैठने को तैयार नहीं। नतीजा ये कि कमिश्नर को लेटर भेजकर बाकी अफसरों को चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। वहीं जनता डीआईजी और कमिश्नर पर ही सवाल खड़े कर रही है। इसी साल फरवरी में पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया था कि गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारी अपने हेडक्वार्टर में बैठें। लेकिन करीब 8 महीने बाद कमिश्नर विनय शंकर पांडे की तरफ से एडिशनल कमिश्नर का ये लेटर बताने के लिए काफी है कि हालात बदले नहीं है। मंडल लेवल के सभी अधिकारियों को भेजे गए आदेश में साफ लिखा है कि कई अधिकारी पौड़ी के बजाय देहरादून या दूसरी जगहों से काम कर रहे हैं। ऐसा करने से पहले न कोई एप्लीकेशन देता है, न टॉप अधिकारी से परमिशन ली जाती है, जिससे काम लेट होते हैं, विकास का काम रुकता है और जनता की शिकायत बनी रहती है। अधिकारी कितने अराजक हो चुके हैं ये बात इस लेटर से साफ है। इस हाल पर अब जरा पौड़ी वालों की पीड़ा भी सुन लीजिए। लेकिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आला अधिकारी जो हैं मुख्यालय के वो यहाँ बैठ नहीं रहे हैं। सारे कैंप कार्यालय देहरादून में चल रहे हैं, तो इससे जनता परेशान है और सरकार का मैं ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा। ये जरूर गुजारिश सरकार से करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मंडलीय अधिकारियों को कम से कम मुख्यालय में बैठाने का काम करें। ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक का ये बताना, ये बहाना बनाना कि मैं इसलिए देहरादून में रहता हूँ कि हरिद्वार में क्राइम ज़्यादा होता है, देहरादून में क्राइम ज़्यादा होता है, ये गले नहीं उतरती है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थितियाँ ये है कि अब ये बिल्कुल भी कहना मानने की स्थिति में अधिकारी लोग नहीं है। जनता का सवाल और शिकायत उस सिस्टम से है जिसके बड़े अधिकारी खुद बेबस हैं, लाचार बने हुए हैं और बाकी अधिकारी आदेशों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी आखिर कैसे गुलजार होगा? विपक्ष इसे मंडल के अधिकारियों की कमजोरी बताता है और गढ़वाल कमिश्नर दावा करते हैं कि हालात ठीक होंगे, जो खुद गुरुवार को पौड़ी ऑफिस पहुंचे थे। मैं देहरादून कार्यालय में तो नियमित रूप से बैठता हूं, लेकिन महीने में कम से कम 3 बार मैं यहाँ पर भी 2-2, 3-3 दिन करके यहाँ रहूं। इसके अतिरिक्त चूंकि मंडल काफी बड़ा है तो कहीं न कहीं मेरा आना जाना हो ही जाता है, लेकिन ये मुख्यालय है, यहाँ पर भी उपस्थिति हर हालत में सुनिश्चित की जाएगी।
पौड़ी में मंडल लेवल के दफ्तर में कुर्सी भले ही खाली पड़ी हो, काम देहरादून से होगा, वो भी पूरी मनमानी के साथ। इस भद्दे मजाक की पोल गढ़वाल कमिश्नर की चिट्ठी ने खोल दी है। पर बात तो तब बनेगी जब सब पता होने के बाद अराजक अधिकारियों पर कोई एक्शन हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी में पहला गो सदन बटकोट नगर पालिका में बनने वाला बेसहारा पशुओं को सहारा मिलना शुरू हो गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने यात्रा शुरू की, जो कई शहरों, गांव, कस्बों से होते हुए जनता से संवाद कायम करेगी। पौड़ी के थलीसेन में कोटद्वार जा रही बस दुगड्डा के पास में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 5 यात्री घायल हो गए। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को रावण बताए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध दर्ज कराया है और रामनगर में पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा, बीजेपी को 2024 में अपनी हार नजर आ रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर 3 अलग वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी डेंगू के सिर्फ 5 मरीज हैं। डेंगू को लेकर अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था की गई। उत्तरकाशी में खस्ता हाल पड़ी चिन्याली सौंड केदारनाथ रोड पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। ये रोड काफी समय से खराब चल रही है। वन निगम पहाड़ों की वादियों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में वन निगम अपनी जमीन पर कुछ नया करने पर विचार कर रहा है। बागेश्वर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तहत विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गए हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री, खो खो, कबड्डी के ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं।